मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपको अपने ऑफिशियल चैनल फिजिक्स बेता पे एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम, वंदन, अभिनंदन करते हैं। जहाँ तक आशा है विद्यार्थी, आप सभी बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं और अपने तैयारी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में हम जो इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी ने जो देखा था, विज्ञान के प्रकारों के बारे में पढ़ते हुए हमें जो विषय का किया गया टीम द्वारा दिया गया है, जिसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसी फिजिक्स का परिचय हमने उसके बाद 10th क्लास में जो जो भी भौतिकी पढ़ना है उसके टोटल पाठ्यक्रम को हमने पढ़ा था। पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यार्थी हमने प्रकाश पढ़ा था, प्रकाश का परिचय पढ़ा था, उसके गमन पढ़ा था, प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था, उसके पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, किरण, उसके बाद किरण पुंज का प्रकार, अपसारी, अभिसारी, सब हमने क्या किया था विद्यार्थी, पढ़ लिया था। आज हमें उससे क्या होना है, आगे क्या होना है, पढ़ना है। अगर आपके पास पुस्तक हो तो पुस्तक निकाल लीजिए, अगर ना हो तो अब ध्यान से क्या होइए, सुनिए, समझिए। वास्तव में आपको यह चीज़ का होगा बहुत ही अच्छी से समझ में आएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको क्या हो, बेहतर से बेहतर मैं आपको क्या कर सकूं, दे सकूं। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए विद्यार्थी, हमने पढ़ा था उस दिन सर प्रकाश के बारे में पढ़ा था। यानी कि अगर प्रकाश न हो तो हम प्रकाश के बिना किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश जब न होगा तो हम में और एक अंधे व्यक्ति में कोई सर तुलना नहीं है। अंतर यह होता है कि अंधा को कभी नहीं दिखाई पड़ेगा और हमको जब प्रकाश नहीं रहेगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी कि प्रकाश किसी वस्तु को देखने के लिए ना प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसके बारे में हम सभी ने क्या किया था, बहुत ही ध्यान से पढ़ा था, समझा भी था। आज एक चीज़ से हम शुरू करते हैं विद्यार्थी, जिसे आप भी जानते होइएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं छाया, जिसे कहा जाता है शेडो। छाया वही है, वही छाया है जिसे हम सभी के गांव देहातों में एक शब्द प्रयुक्त होता है छाया के लिए, परछाई। ठीक है ना। अब कोई पूछेगा परछाई क्या है, तो छाया है। अब किसे कहते हैं यह जानना जरूरी है। यह छाया किन प्रकृतियों पर निर्भर करता है, कैसे वस्तु पे छाया बनेगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा, छाया जब भी बनता है विद्यार्थी अपारदर्शी। याद कीजिए, आप सभी को हम क्या किए थे, बताए थे, छाया जब भी बनता है वह कैसा होता है, तो अपारदर्शी पदार्थ पे क्या होता है, छाया बनता है। अगर आपसे कोई पूछ दे क्या सर पारदर्शी पदार्थ पे छाया बनेगा, तो आपको कहना होगा नहीं, पारदर्शी पदार्थ पे छाया नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, इसका कारण समझिए। कोई पूछ दिया कि सर छाया किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है तो उसके विपरीत दिशा में जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी, तो हम उसे छाया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, तो छाया कहते हैं। ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं हम, तो छाया कहते हैं। अब एक सर छाया के बारे में और, जिसे कैसे यहाँ पे कह दिया कि सर जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पे क्या होता है, पड़ता है, कहाँ पड़ता है विद्यार्थी, तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ता है तो उसकी विपरीत जो आकृति बनता है उस छाया कहते हैं। जैसे चलिए हम विद्यार्थी यहाँ पे एक हम दिए, एक बना रहे हैं यहाँ पे हम टॉर्च। ठीक है ना। और यहाँ से मान लीजिए बहुत सारा क्या है, लाइट निकल रहा है,
और यहाँ पर हम किसी भी एक पिंड को हम क्या कर रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या कर दिए, हम किसी भी अपारदर्शी क्यूब ट्रायंगल को रख दिए, अपारदर्शी ट्रायंगल को रख दिए। अगर ए है, बी है, सी है, तो इसके विपरीत क्या बनेगा, एक आकृति बनेगा ना, क्या बनेगा, इसके विपरीत जो क्या बनेगा, आकृति बनेगा, वही क्या कहलाता है, छाया। जैसे मान लीजिए कि आप धूप सुबह में निकलिए और देखिएगा सूर्य के प्रकाश में जब क्या होता है, आप पढ़ते हैं तो हम लोग के शरीर के बगल में क्या होता है, शरीर के ठीक विपरीत दिशा में जो आकृति बनता है ना, उसे हम कहते हैं छाया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम छाया कहते हैं। क्लियर हुआ होगा छाया। अब एक और चीज़ है कि सर छाया जो है क्या सूर्य के प्रकाश में ही बन सकता है? नहीं विद्यार्थी, कोई भी प्रकाश हो, बस प्रकाश वहाँ पर होना चाहिए। जैसे कैसे यहाँ पे सर बहुत सारे प्रकार का क्या जल रहा है, लाइट जल रहा है ना, ये जो लाइट जल रहा है यह क्या है, तो एक प्रकार की क्या नहीं, ये भी क्या एक प्रकार का तो छाया है। क्या है, लाइट है, लाइट में क्या हो रहा है, चल रहे हैं। जब लाइट पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसके विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, इसके विपरीत दिशा में आकृति बन रहा बना, तो उसे क्या कहेंगे हम विद्यार्थी, तो छाया कहेंगे। छाया समझ में आ गया? छाया बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे पूछ देता है। गांव देहातों में छाया संबंध बहुत लोग कहानी भी कहता है। चलिए, छाया के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थी, वह है अब प्रकाश का परावर्तन। अब आपसे कहें कि सर प्रकाश का जो परावर्तन है, यह एग्जाम में हर साल, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, इसमें से प्रश्न का होता है, रहता है, चाहे वो प्रश्न न्यूमेरिकल हो, चाहे सिर्फ थ्योरेटिकल हो, सवाल तो रहता ही रहता है। अब है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्या यह परावर्तन जो है कौन कौन माध्यम पर निर्भर करता है, मानी इस परावर्तन की भी देखिए, हर एक चीज का अपना एक नेचर होता है। विदाउट नेचर कोई भी चीज का हो पाता है, नहीं रहता। जैसे हमारा भी अपना नेचर है कि हम क्या हो रहे हैं, हमें पढ़ाना अच्छा लगता है। आपका भी नेचर है कि आपको मोबाइल में रील्स, स्टोरी देखना, स्टेटस लगाना क्या है, आदत है, अच्छा लगता है, वो आपका नेचर है। उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या हो रहे हैं, एकदम मन लगा के पढ़ते, उनका नेचर है। प्रत्येक पिंड, ब्रह्मांड में जितने पिंड है सबकी अपनी अपनी नेचर है। उसी में से एक हम लोग भी हैं, हम लोग का भी अपनी नेचर है। तो एक प्रकाश का परावर्तन है ना, इसका भी अपना क्या है कि नेचर है कि सर जब भी यह होगा, जब भी यह परावर्तन होगा, तो यह भी अपारदर्शी पदार्थ पे ही होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, कहाँ पर होगा, सबसे पहले तो प्रकाश का परावर्तन, जिस प्रकार छाया जो था, तो कहाँ, तो पदार्थ क्या हो, अपारदर्शी हो, अपारदर्शी। अब कोई पूछेगा सर पारदर्शी पे नहीं हो सकता, नहीं भाई, पारदर्शी पे परावर्तन कैसे होगा? आपको लगता है कि यहाँ पे कोई पारदर्शी पदार्थ रख दीजिए, इधर से लाइट दीजिए, परावर्तन हो पाएगा? नहीं ना भाई, प्रकाश उसे क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा। और परावर्तन के लिए प्रकाश का पार करना अनिवार्य नहीं है। परावर्तन के लिए प्रकाश का क्या होना है, लौटना अनिवार्य है। यानी जब प्रकाश जो होता है, प्रकाश किसी वस्तु को पार न करे, उसे हम परावर्तन कहेंगे। यानी पार न करे, तो जो पार नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई, रिटर्न करेगा। और वही रिटर्न तो परावर्तन है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कि बहुत बड़ा क्या एक चमकीला कोई भी अपारदर्शी पदार्थ रख दिए, जब यहाँ से विद्यार्थी जब क्या करेंगे, हम यहाँ से लाइट जब पास करेंगे तो लाइट क्या होगा, जाएगा, उस सतह को पार कर पाएगा? तो कहिएगा नहीं सर, क्या है, क्योंकि वो अपारदर्शी है। आज जब उसे पार नहीं करेगा तो फिर उसे रिटर्निंग भी तो करना है, तो दूसरे दिशा में क्या हो जाएगा, रिटर्न चला जाएगा। तो वह है परावर्तन। पार कर गया तब तो दूसरे घटना हो जाएगा। जैसे कैसे हम लोग गेंद खेलते थे, अभी भी बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे में देखिए, छोटे छोटे गेंद लेते थे, दीवार पे क्या होते थे, मारते थे दीवार पे, या इतना बड़ा गेंद हम लोग क्या करते थे, इसे फर्श पे पटकते थे, सर ऊपर जाता था। काहे ऊपर चला गया भाई, काहे ऊपर चला जाता था? हम यहाँ मारते थे, यह रिटर्न कर देता था। जैसे ऊपर जाने के बाद कोई वस्तु फिर रिटर्न कहाँ आता है, नीचे आता है। तो परावर्तन का मतलब हुआ कि जब प्रकाश किसी वस्तु को पार करबे न करे, और जब पार नहीं करेगा ना, तो क्या कर देगा, वह वस्तु उस प्रकाश को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। बस विद्यार्थी, यह है परावर्तन। मैंने कहे का मतलब है
कि जब प्रकाश कोनो वस्तु के पार ना करे तो कह दिया आंख मुन के परावर्तन। लेकिन हम इसको ऐसे लिखे, ऐसे लिख तो नहीं सकते हैं ना, समझ सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन किस पदार्थ पर निर्भर करता है? तो अपारदर्शी पदार्थ पर निर्भर करता है। पारदर्शी पे क्या होता है विद्यार्थी? तो निर्भर तो बता रहे थे विद्यार्थी कि जो यह होता है किस पर निर्भर करता है? तो पारदर्शी सॉरी अपारदर्शी पदार्थ पर निर्भर करता है प्रकाश का परावर्तन। अब है कि ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, सबकी अपनी अपनी ये क्या होता है सर, शब्द की महिमा होता है। हम उसके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न करें, जो वास्तविकता है वह जाने। समझने के लिए अच्छी बात है कि समझने के लिए हम कैसा हूँ समझ सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए कैसा हूँ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो कोई पूछेगा तो प्रकाश का परावर्तन को सर लिखेंगे कैसे हम, कैसे हम लिखेंगे? तो आप क्या कहिएगा विद्यार्थी? कहना होगा कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकराकर दूसरे दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पे क्या होती है, पड़ती है, तो चूंकि चमकीली सतह क्या होता है सर, अपारदर्शी होता है, पड़ती है और टकरा करके दूसरी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, कहीं से किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं हुआ होगा। अब है कि सर क्या हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकरा कर दूसरी दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं? क्या चल जाएगा? तो हम आपसे पूछते हैं, खूब सुंदर, कि आपके घर में सारा सब्जी सारा सामान रख दिया जाए और किसी बोला जाए कि खा लीजिए, तो कैसे खा लेगा बिना बनाए? तो यह तो हम बता दिए कि सर इससे प्रकाश का परिवर्तन होता है, लेकिन समझने वाला भी समझ में नहीं पाया, क्योंकि हमें संतुष्ट करना होता है एग्जामिनर को कि हम कैसे उसे संतुष्ट करेंगे। यह चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके लिए सर इसका हमें क्या ज्ञात रखना होगा, हमें इसका आरेख को दिमाग रखना होगा कि आरेख हम बनाएंगे। तो कोई पूछेगा आरेख मतलब सर इसका चित्र, ताकि उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा हो विद्यार्थी, आपको दिखे कि हाँ यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। देखिए हम क्या हो रहे हैं यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, आप ध्यान समझिएगा। चाहे आइए दूसरे स्लाइड ले लेते हैं, आपको भी समझने में। देखिए अगर कोई पूछे यह क्या हो सकता है, तो दो परिस्थितियां हैं। आप कह सकते हैं कि यह कोई क्या है, चिकना सतह हो गया, चिकना सतह। अगर इसी में ऐसे कर दिए, अगर हम ऐसे कर दिए ना, अब विद्यार्थी हो गया चिकना सतह भी हो गया, और साथ साथ यह हो गया आपका अब समतल दर्पण। यह क्या हो गया विद्यार्थी, जब आप दर्पण पढ़ेंगे ना तो आपको हम बताएंगे क्या है,
समतल दर्पण। अब हम क्या बोले कि जब प्रकाश किसी भी चिकने सतह या समतल दर्पण पे क्या होती है, पड़ती है। चलिए हम यहाँ से क्या हो रहे हैं, किरण को भेज रहे हैं, चलिए भेज दिए परी। लेकिन चूंकि अगर यह पारदर्शी रहता विद्यार्थी, तो वह इसे ऐसे क्या होता, पार कर जाता। लेकिन यहाँ पे तो हम एक चिकना सतह जो दिए हैं वो क्या है, पारदर्शी है? नहीं सर, वो क्या है, अपारदर्शी है। तो जब अपारदर्शी है तो आपको लगता है क्या कि प्रकाश पार कर पाएगा? क्या कि आपको हम बताए हैं कि अपारदर्शी में प्रकाश का होता है, किसी वस्तु को पार नहीं करता है, पारदर्शी में पार करता है। तो ये तो अपारदर्शी तो पार तो करेगा नहीं। तो क्या होगा, यहां से आएगा और यहां से क्या होगा, इससे रिटर्न हो जाएगा। यहां से आया, इधर का हो गया आपका, चला गया। इधर से आया, इधर का हो गया, चला गया। तो ध्यान से देखना होगा कि सर अगर इधर से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की कोई किरण आ रहा है, इस चमकीले सतह या समतल दर्पण से टकरा के क्या हो रहा है, फिर दूसरे दिशा में क्या हो जा रहा है, लौट जा रहा है। तो यह क्या है सर, प्रकाश का परावर्तन है। यह क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। इधर से आया, इधर से आया। अगर आपको खूब बढ़िया इस संक्षेप में याद रखना है विद्यार्थी, तो आप ABCD का अल्फाबेट का कार्य किए भी याद रखिए। इधर से आओ, उधर को जाओ, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन एक चीज और इसमें आपको समझना होगा कि यह जो चूंकि इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तो इसके बीच में क्या होता है, डॉट डॉट रेखा होता है, जिसे हम बोलते हैं विद्यार्थी काल्पनिक। हाँ देखिए, यह आपका प्रकाश का परावर्तन कारक हुआ। अब इसमें बहुत सारा चीज है। प्रकाश का जो परावर्तन चैप्टर दिया है सब इसी पे है। अब इस चीज को आपको कहा होना है, खूब बारीकता से समझना है कि सर इधर से ही आ रहल बा तीर वाला, इधर जा रहल बा, है बीच में डॉट डॉट रेखा है, सब है क्या 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 होता है भाई। तो खूब ध्यान से भाई का होइए, आप समझिए। देखिए यह इधर से आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो जब प्रकाश किसी चमकीला सतह या दर्पण पे क्या होती है, आती है या पड़ती है, तो आती, तो जब आती है विद्यार्थी तो इसे हम बोलेंगे आपतित। इसे हम कहते हैं विद्यार्थी, यह क्या है, आपतित किरण आ रहल बा, और यहां से विद्यार्थी इधर जा रहल बा, तो इसको हम बोलेंगे परावर्तित। कौन किरण, तो परावर्तित किरण। तो सबसे पहले समझिए कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी दर्पण पे क्या होती है, पड़ती है या आती है, जब प्रकाश यहां सब चाहे समझ जाइए, आपतित किरण होगी जब प्रकाश किसी दर्पण पे पड़ती है, आपतित किरण। और जब वही प्रकाश दर्पण पे पड़ के दूसरी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक रेखा होता है विद्यार्थी, जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, हम अभिलंब बोलते हैं। अब इतना ही तो नहीं है ना, अभी और कुछ देखिए। यह अगर यह आपतित किरण है, यह अभिलंब है, तो इसके बीच भी तो सर एक चीज बन रहा बा, यहाँ पर भी तो सब कुछ है। तो देखिए, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, जिसे हम कोण आई, यानी कि विद्यार्थी उसे हम आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और ठीक उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, कोण बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं विद्यार्थी, तो परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इतना चीज पहले खूब ध्यान से समझ में आया कि ना आया? आया तो एक बार जरूर कमेंट में बताइए कि हाँ सर इतना तक तो समझ में आ गया है। एक बार आपको हम और समझाते हैं। कोई पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, कोई पूछ दिया कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो कहेंगे विद्यार्थी कि जब प्रकाश किसी दर्पण या चिकनी सतह पे क्या होती है, पड़ती है ना, तो उसी किरण को क्या बोलते हैं, हम आपतित किरण बोलते हैं। और जब वही आपतित किरण उसी चिकना सतह या दर्पण से टकराकर दूसरी दिशा में लौट जाती है विद्यार्थी, तो उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और अभिलंब क्या है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक रेखा होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक काल्पनिक रेखा होता है विद्यार्थी, जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब और चीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सर है क्या, तो बताए तो है सर, इसको हम आपतन कोण क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण कहने का मतलब सर आपतित किरण और अभिलंब,
आपतन कोण का निर्माण होता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि आपतन कोण का निर्माण होता है, तो आपको कहना होगा आपतित किरण अभिलंब के बीच। कोई पूछेगा आपतन कोण बनता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन कोण बनता है विद्यार्थी, तो आपतन कोण बनता है। और परावर्तन कोण कहाँ बनता है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या बनता है, परावर्तन कोण। अब ऐसे तो काम न चले ना, कोई पूछ दिया कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ना अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं विद्यार्थी, तो परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो हम माने कि आपको समझ में आ गया है, आ ही गया होगा। चलिए, अब यह सिर्फ अगर आपसे एग्जाम में पूछता है प्रकाश का परावर्तन से क्या समझते हैं, तो परिभाषा लिखिए और परिभाषा के साथ चित्र बना दीजिए। यह क्या हो जाएगा, सोना पे सुहागा का काम करेगा। जैसे कि आप दाल चावल सब्जी खाते हैं, अगर उसमें घी ना मिले तो वो कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर घी मिल जाए तो और बढ़िया। तो वही क्या है आपका, प्रकाश के परावर्तन का ही घी है। अगर परिभाषा भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन चित्र बना देंगे तो एकदम सबसे बेहतर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप चित्र भी आलेख भी जरूर क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए, अब प्रकाश के परावर्तन के बाद सर एक और चीज पूछता है, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। चलिए, तो परावर्तन का नियम भी आपको हम इसी में समझा देते हैं। परावर्तन का नियम, चाहे आइए इधर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए, यह जो हम बोले आपसे प्रकाश के परावर्तन का नियम विद्यार्थी, अगर विश्वास मानिए विद्यार्थी, अगर आपके कभी भाई बहन ने एग्जाम दिया हो मैट्रिक का, तो आप उससे पूछिएगा कि सर कितना ऑब्जेक्टिव का होता है प्रश्न, इसमें से क्या होता है, पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो सबसे पहले जानिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं विद्यार्थी, तो 2। यह ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आप बोल दिए कि सर प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अब कह दिया कि तो ठीक है लिख दीजिए, तो 2 नंबर वो देगा। एक प्रकाश का परावर्तन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी जगह मिलता है। तो अब तो हम तो आपको बता दिए कि सर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। अब 2 नियम जो है वह कौन कौन है, यह भी तो ध्यान रखना है ना कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन है। तो चलिए, इसके लिए हम थोड़ा सा परावर्तन का डायग्राम बना लेते हैं, ताकि आपको हम बेहतर का हो सके, समझा सके। चलिए, देखिए, अगर हम आपसे कहें विद्यार्थी कि यह क्या है, तो आप कहिएगा सर यह एक समतल दर्पण है। कौन दर्पण है विद्यार्थी, समतल दर्पण है। यह क्या है, तो आप कहेंगे सर अभी तो आप बताए हैं कि आपतित किरण है। कौन किरण है, आपतित किरण है। यह कथी विद्यार्थी, तो यह आपका अभिलंब है और यह आपका परावर्तित किरण है। कौन किरण है विद्यार्थी, तो परावर्तित किरण है। इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण यानी कोण आई, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन यानी कि कोण आर। चल देखिए, अब है कि सर प्रकाश के परावर्तन का जो 2 जो नियम होता है, उस 2 नियम को हम कैसे लिखेंगे। लिखना तो छोड़िए, आपके नज़र से हम क्या कर देते हैं, वो दोनों नियम दिखा देते हैं। सुने लोग गाँव में क्या बोलता है, सुनने से बेहतर देखना होता है। कोई व्यक्ति कहता है कथी विश्वास करते हैं, सुनने पर कि देखने पर, तो लोग बोलता है ना, हम जब इस दृष्टि से क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे तो हम विश्वास कर लेंगे। सुनने पर लोग विश्वास नहीं करता है। तो आपको हम सुना भी देते हैं और दिखा भी देते हैं, बता भी देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम कहाँ कहाँ से क्या होता है, बनता है। चलिए देखिए, बोले ना प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं विद्यार्थी, 2 नियम होता है। पहला नियम देखिए, पहला नियम देखिए, यह विद्यार्थी क्या है, तो आप कहिएगा सर
ये तो आपतित किरण है। यह कौन किरण है? आपतित किरण है। चलिए यह कौन है? तो सर यह परावर्तित। ये कौन है? परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है। यह क्या कहें सर? ये अभिलंब है। तो हम तारा से कहीं विद्यार्थी कि यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों एक ही तल में यानी कि एक ही बिंदु पर आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी और अभिलंब भी का होता है? रहता है। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होता है। तीनों ही एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता है मतलब सर तीनों एक ही जगह रही। हई आपतित किरण इधर से आई बा, देखा दे आई इधर परावर्तित चल गई बा, हई अभिलंब ह, तो तीनों कहाँ बा? तो सर तीनों एक तल में का है? एक तल में है। दूसरा नियम देखिए तो चलो दूसरा नियम बताते हैं। देखिए याद रखना विद्यार्थी, यह जो आपतन कोण जो होता है, यह जो आपतन कोण होता है विद्यार्थी, आपतन कोण, और यह जो परावर्तन कोण जो होता है यह हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? हई कोणवा हे कोणवा का रहेला? बराबर। यानी कि अगर हई 45 डिग्री बा विद्यार्थी तो इहो कितना हुई? 45 डिग्री। पूछता है सवाल, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो आप थ्योरी पढ़ लिए हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री। अगर कहता है परावर्तन कोण 60 डिग्री है तो आपतन कोण कितना होगा? 60 डिग्री हुई। तो दूसरा नियम होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है। इसमें से न्यूमेरिकल पूछ देता है। जैसे कह दिया कि यदि 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 आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा। तभी तो बताएं विद्यार्थी कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो जब आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो जब आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। चलिए विद्यार्थी यह आप एक बार जरूर बताएं कि क्या आपको यह सभी जो हम पढ़ा दिए, कौन परावर्तन पढ़ लिए विद्यार्थी, हमने क्या पढ़ा? परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के नियम पढ़ा, हमने आपको आपतित किरण बताया, परावर्तित किरण बताया, आपतन कोण, परावर्तन कोण, यह सब में कहीं से किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्योंकि नियति कहता है कि जब कोई व्यक्ति पढ़ाने वाला पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, तो उसे आशा कर लेना चाहिए कि उसके विद्यार्थी भी संतुष्ट हो गया होगा। मेरी मानना है, मुझे लगता है कि जब मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और जब अच्छे से नहीं पढ़ा पाता हूँ तो मुझे भी संतुष्टि, और मैं उसी समय मान लेता हूँ कि जब मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मेरा बच्चा संतुष्ट नहीं हो सकता है। यानी कि मैं इसे संतुष्ट हूँ, आत्म तृप्ति हुआ इसको समझाने के बाद एकदम पूर्ण रूप से एकदम संतुष्ट है। तो आशा करते हैं विद्यार्थी आपको भी का हुआ होगा या खूब अच्छा से का हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब यह परावर्तन के बाद आता है विद्यार्थी परावर्तन का प्रकार, कि यह परावर्तन होता कितने प्रकार का। अब अगर आपसे कोई पूछ दिया कि परावर्तन का प्रकार, परावर्तन का नियम नहीं कि यह परावर्तन कितने प्रकार का होता है, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि यह परावर्तन कितने प्रकार का होता है विद्यार्थी, तो याद रखना है कि यह जो परावर्तन होता है ना, यह परावर्तन होता है 2 प्रकार का। कौन होता है? एक होता है नियमित यानी कि रेगुलर, एक होता है अनियमित यानी कि इरेगुलर। तो एक को बोलते हैं हम लोग नियमित परावर्तन,
नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन। एक होता है विद्यार्थी नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित। अब कोई पूछेगा सर नियमित परावर्तन क्या है, हम तो समझ में ना आया नियमित परावर्तन। तो याद रखना होगा विद्यार्थी कि जब परावर्तन किसी समतल सतह पर हो, कहाँ हो, समतल सतह पर हो, उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। कहाँ पे विद्यार्थी, समतल सतह पे। अब समतल सतह का होता है जो अभी आपको हम क्या किए हैं, एक याद के बताएं। देखिए यहाँ पे खूब ध्यान समझना होगा, हम इसका उदाहरण हम यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए यह क्या है विद्यार्थी, यह एक समतल सतह है। इस पे इधर से किरण आया गया, फिर इधर से आया, ये आपतित है, ये परावर्तित है, फिर इधर से आया, देख रहे हैं ना। तो यह जो हो रहा है विद्यार्थी, इसमें जो आपतित किरण जो है, आपतित किरण के समांतर और परावर्तित किरण के समांतर होता है। इसकी खास एक गुण यह है। और यह जो नियमित परावर्तन होता है, यह जब होगा तो समतल दर्पण हो या कोई बिल्कुल समतल चिकना हो, समतल सतह हो, कोई चिकना सतह हो, खुरदुरा नहीं हो, तो वहां पे कौन सा परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन में होता है कि आपतित किरण जो होता है आपतित किरण के समांतर और परावर्तित किरण के समांतर। चलिए हम बताते हैं कौन इसमें आपतित है कौन पर। देखिए यह आपतित है और यह भी आपतित है, तो इसके समांतर हो गया। देखिए ध्यान से देखा जाए, खूब बढ़िया से देखिएगा, तो यह भी आपतित है, यह भी आपतित। अगर हम यहां से एक और का होते काटते तो इधर निकलता, तो यह भी क्या हो गया, आपतित समांतर। और यह परावर्तित है, यह परावर्तित है, तो परावर्तित के समांतर होता है। तो एक चीज समझना होगा कि सर जब आपतित किरण के समांतर हो और परावर्तित किरण के समांतर हो, तो वहां पर कौन सा परावर्तन होता है, तो वहां पे नियमित परावर्तन होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि नहीं नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, क्या हुई हमें समझाइए, हमें बताइए, तो आपको बताना होगा। आपको क्या करना होगा विद्यार्थी, बताना होगा कि जब प्रकाश किसी समतल सतह पे क्या होती है, पड़ती है, समतल सतह पे पड़ती है, तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब यही परावर्तन रुखड़ी सतह पर, जब परावर्तन रुखड़ी सतह पर हो, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी, तो उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो अनियमित परावर्तन का भी क्या हुई, आप एक फोटो देख लीजिए। देखिए अनियमित कब होगा सर, खुरदुरी या रुखड़ी, या देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर जो परावर्तन होगा कैसा होगा, यहाँ से आएगा इधर जाएगा, इधर से आएगा इधर भागेगा, सॉरी देखिए इधर से आया इधर जा सकता है। अब यहाँ से आया तो इसके भी दिशा में यह रिटर्न जा सकता है। यह क्या हो रहा है विद्यार्थी, यह क्या होगा आपका, कहाँ जा रहा था, यह आपका कहाँ हो रहा है बताइए, यह एक खुरदुरी सतह है। और खुरदरी सतह पे सर आपतित के समांतर नहीं, अब परावर्तित क्या होता है, समांतर नहीं होता है विद्यार्थी, तो उसे हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। समझ में आ गया होगा, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो आप बता सकते हैं कि सर हाँ हमें नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन का हो चुका है, समझ में आ गया है। ठीक है, आ गया है, परावर्तन समझ लिए, परावर्तन का नियम समझ लेंगे लिए हम, परावर्तन का प्रकार समझ लिए। अब है विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन के बाद आता है भला कहां से, एक और चीज। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, हो गए। अब हम पढ़ते हैं सर, अगर हम आपसे पूछें कि चलिए एक चीज बताइए आप,
कि जब कभी विद्यार्थी आपके घर है जो ऐनक होगा, जो दर्पण है, जिसमें आप अपना शकल देखते हुए नहीं थकते हैं, थकबे नहीं करते हैं, आप इतना शकल आपका होते हैं उसमें देखते हैं। स्कूल जाना है, साइकिल पर बैठते बैठते समय 5 बार कि अब कैसे दिख रहे हैं बाल बनाते बनाते, वही दर्पण, उसी दर्पण की हम चर्चा कर रहे हैं। तो कभी आपने उस दर्पण में आप तो अपना शकल जरूर देखते हैं ना, लेकिन कभी आपने सोचा है उसमें बहुत सारे चीज सीखने वाला है। कभी कभी आप देखते होइएगा कि जैसे मान लीजिए कोई आप नहीं, आपके घर का बाकी कोई, चाहे आपकी बहन हो, माँ हो, आप हो, तो कब वो देखते हैं कि जैसे माँ कभी दर्पण में अपनी शक्ल दिख रही होती है, वह नाक में इधर पहनी रहती है, लेकिन आपको उसमें इधर दिखाई पड़ता है। कभी देखा है? कहेगा जी सर देखे हैं लेकिन अनुभव नहीं किए हैं। जाइए एक बार अनुभव देखिए, कि करके देखिए, एक बार अनुभव करे क्या हुई है, देखिए कि जब माँ को खड़ा कर दीजिए दर्पण के सामने ना, दर्पण के सामने खड़ा कीजिए और आप बगल से देखिएगा, नाक में के पानी होगी इधर तो दिखाई देगा इधर। लेकिन हम नहीं जानते सर घटना क्या है, सब वैज्ञानिक घटना है। अरे आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस हर एक जगह छुपा हुआ है, जानने की कोशिश कब वो की है, नहीं की है। चलिए आपको हम क्या करते हैं, जनाते हैं कि सर इसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं विद्यार्थी हम उसको बोलते हैं हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन। क्या बोलते हैं हम? पार्श्व विपरिवर्तन। और यह पार्श्व विपरिवर्तन होता है विद्यार्थी, यह 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है विद्यार्थी? तो यह पार्श्व विपरिवर्तन कितने तरीके से होता है? यह 2 तरीके से पार्श्व विपरिवर्तन होता है। अभी कैसे 2 तरीके से होता है? एक होता है, एक को सिर्फ बोलते हैं विपरिवर्तन, एक को बोलते हैं विपरिवर्तन, और एक होता है आपका पार्श्व विपरिवर्तन। लेकिन टोटल घटना पार्श्व विपरिवर्तन है, पार्श्व विपरिवर्तन। अब सर विपरिवर्तन में और पार्श्व परिवर्तन में क्या अंतर है? तो देखिए, जो विपरिवर्तन होता है इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु का ऊपरी भाग नीचे तथा निचली भाग ऊपर दिखाई क्या होता है, देता है, उसे विपरिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी? विपरिवर्तन कहते हैं। आप कहेगा सर दिखा भी दीजिए। चलिए आपको हम क्या करते हैं, दिखा भी देते हैं। चलिए यह दिख रहा होगा, कहिएगा जी सर दिख रहा है। चलिए इसे हम 2 खंडों में बांट दिया, चूंकि जगह की क्या है, अब आप फिर दूसरे स्लाइड पे लेंगे तो फिर लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है ना, ठीक। चलिए अब हम यहां पे लिख दिए विद्यार्थी P। क्या लिख दिए? P लिख दिए। क्या लिख दिया हम? P। अब यही P जो का होगा आपको किस रूप में दिखाई देगा विद्यार्थी? B के रूप में। और B को उलट के देखिए आप क्या बन जाएगा? P। तो यह क्या है आपका? इसको बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं B परिवर्तन, ठीक है ना। यानी कि जब किसी वस्तु का ऊपर भाग नीचे दिखे और नीचे का भाग, अगर हम इसी को आधार मान लें तो P ऊपर यहाँ पे कहा उलट गया है, अगर हम इसको आधार मांगे तो B है तो ऊपर क्या हो गया है? P। यह किसका उदाहरण हो गया विद्यार्थी? तो पार्श्व विपरिवर्तन किसका हो गया? तो विपरिवर्तन को पूछे तो क्या कहेंगे? जब हम किसी वस्तु का ऊपर का भाग नीचे और नीचे वाला कहाँ दिखे? ऊपर दिखे, तो हम उसे बोलेंगे हम विपरिवर्तन। अब एक होता है पार्श्व विपरिवर्तन। इसमें क्या होता है? जब
जब वस्तु का दायां भाग बायां दिखे तथा बायां भाग दायां दिखे तो उसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। तो उसे पार्श्व विपरिवर्तन, तो उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी? हम पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। यानी कि जब भी किसी वस्तु का बायां भाग, कौन भाग विद्यार्थी? बायां भाग दायां दिखे और दायां भाग बायां दिखे। हो सकता है थोड़ा सा इधर से कट गया होगा, कोई इशू नहीं, हम आपको समझा देते हैं कि जब किसी वस्तु का बायां भाग दायां दिखे और दायां भाग बायां दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थी? उसे ही बोलते हैं हम पार्श्व विपरिवर्तन। और आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सर पार्श्व विपरिवर्तन क्या है। चलिए इसका भी क्या करते हैं, आपके सामने हम इसका भी एक डायग्राम बनाते हैं। चलिए देखिए, ठीक है। चलिए इसे क्या कर दिए विद्यार्थी? हम बीच से क्या कर दिए? काट दिए। इधर लिख दिया हम आर, क्या लिख दिया हम? आर। अब जब इसका इमेज जब इधर बनेगा तो यह आर दिखेगा ऐसा। तो यह किसका उदाहरण है? यानी कि जब दायां का बायां और बायां दायां दिखे तो पार्श्व विपरिवर्तन, और जब ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखे उसे हम विपरिवर्तन। तो आपको विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन समझ में आ गया विद्यार्थी? आ गया कि ना आया? आ गया तो बताया जाए एक बार कि सर हमें नहीं समझ में आ, समझ में आ गया है। तो चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए इसके बाद विद्यार्थी शुरू करते हैं। अब आपका नया चीज शुरू होगा, कथी? समय भी देख लेते हैं एक बार। समय है, चलिए समय बहुत है, ये बहुत समय है। चलिए अब है विद्यार्थी दर्पण। इसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण। अब दर्पण क्या है तो सुनिए। दर्पण जिसे हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? तो मिरर। या वही दर्पण है, वही दर्पण है, या वही दर्पण है जिस दर्पण में अभी बताए हैं कि हम लोग क्या होते हैं, अपना चेहरा देखते हुए न थकते हैं। यहाँ पे कैमरा लगा है, हम लोग 10 बार अपना चेहरा देखते हैं कि चेहरा कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सबको रुचि है अपने चेहरा से। 80 वर्ष का बुढ़वा दादा होंगे, उनको भी रुचि है अपने चेहरा से, ऐसा थोड़ा है। तो दर्पण बहुत जरूरी है, पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए भी और उपयोग के लिए भी। या आप सभी के घर दर्पण है। अब कहें कि सर आपके घर जो दर्पण है वो दर्पण क्या है, कौन दर्पण है? तो कहिए कि सर पहले आप दर्पण समझा दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे घर में कौन सा दर्पण है। तो आइए आपको क्या करते हैं, हम समझाते हैं विद्यार्थी कि दर्पण क्या है। दर्पण क्या है? चलिए अगर हम आपसे बोलें कि यहां पर हमें कोई भी सतह दे दिए, अगर कह दे कि सारी कांच है, क्या है? कांच है। तो कांच या वही कांच है विद्यार्थी जो कांच आपके घर नहीं होगा, लेकिन आपके घर कांच का ग्लास होगा। तो क्या आप उसमें अपना शक्ल देख पाते हैं? कभी आप वाहनों पर जाते हैं, कहीं कहीं दूर दूर एग्जाम देने जाना होता है या कभी परिभ्रमण पे जाना होता है, तो गाड़ी के बगल में जो खिड़की होता है, जो ग्लास होता है, क्या आप उसमें अपना शक्ल देख पाते हैं? तो कहिएगा नहीं सर। कारण क्या है? सर वो कांच है। वो क्या है? कांच है। तो कहिएगा दर्पण क्या है? कांच है तो दर्पण क्या है? तो हम बोले कि दर्पण क्या है, तो दर्पण वह है वैसा सतह या वैसा चिकना सतह जिसका एक भाग रजतित हो। रजतित मतलब सर उसका एक भाग कलई किया हो, पेंट किया हो। देखे होइएगा सर हम कलई तो देखे नहीं किए हैं। आप शीशा ले लीजिए, बड़का शीशा नहीं, छोटका शीशा, और उसको क्या कर दिए, देखिएगा कोई घर का डैमेज में शीशा हो उसको लीजिएगा, कवर हटा दीजिएगा। तो देखिएगा जिधर से आप शक्ल देखते हैं उसके पीछे देखिएगा
एक पेंट किया हुआ रहता है, पेंट किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम रजतित, क्या बोलते हैं हम रजतित। वही आपका कलई है, क्या है, कलई किया। अगर कलई को हटा दिया जाए तो हमें उसमें हम अपना शकल नहीं देख पाएंगे। आप कहिए कैसे, तो हम बताते हैं। उसको लीजिए और रगड़ दीजिए खूब कस के, रजतित हट जाएगा। अब वह किरण क्या हो जाएगा, इस पार से उस पार जाएगा। तो वह दर्पण नहीं है। दर्पण क्या है, तो वह चिकना सतह, वह चिकना सतह, वह कथी विद्यार्थी, चिकना सतह, वह चिकना सतह वह चिकना सतह जिसका एक भाग रजतित हो, एक भाग नहीं कहेंगे, जिसका एक सतह रजतित हो, उसे दर्पण कहते हैं। देखिए अब है कि बच्चों बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की परिभाषा है, बहुत सारे प्रकार के। धरती पे एक ही प्रकार का जीव है, बहुत सारे प्रकार का जीव है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबका अपना अपना सोच है कि वह क्या सोचता है। तो हम तो विद्यार्थी सोचते हैं, हमको लगता है कि विद्यार्थी को इतना सरल इतना सरल इतना सरल भाषा बता दीजिए कि उसे रटने की आवश्यकता ही न पड़े। और जब आप रट रहे हैं तो फिर विद्यार्थी कैसे और पढ़ाने वाला शिक्षक कैसा। हमारा मानना है कि आपके दिमाग में जाके क्या हो जाना चाहिए या बैठ जाना चाहिए कि हमें किताब खोल के रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन रटने वाला स्थिति ना ना। तो वह चिकना सतह जिसका एक सतह रचित हो, यानी कि जाना कि एगो भाग का हो के पेंट कैलो के हो, मर्द पेंट कैलो के, ओकरे कहल जाला कथी, तो दर्पण है। वह दर्पण जिसमें लोग क्या होते हैं, मुहावा देखते हैं अपना, स्कूल से आने के पहले, जाने से पहले और स्कूल के आने के बाद भी। अगर मौका मिल जाए तो स्कूलों में सर लोग के गाड़ी में कैसे कैसे दिख रहे हैं हम, वही ना दर्पण है। देखते हैं ना, हाँ कहेगा जी सर देखते हैं। तो समझ में आ गया सर, वह चिकना सतह जिसका एक भाग रचित हो उसे हम दर्पण कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि ठीक है सर यह दर्पण तो आप समझा दिए, अब यह बता दीजिए कि यह दर्पण जो होता है यह क प्रकार का होता है, यह दर्पण कितने प्रकार का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यह दर्पण कितने प्रकार का होता है विद्यार्थी, तो आपके मन में हम बताएं, जवाब बता दें आपके मन में आ जाएगा दो प्रकार। क प्रकार, दो प्रकार। सीधे कहेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और जाए क्या हो जाइएगा, कट जाइएगा, गलत हो जाएगा। वह दर्पण के प्रकार का प्रकार है, पोता है दर्पण का, हो दर्पण का पोता है जो आप बता रहे हैं, बेटा नहीं है। तो इसका बेटा कौगो, तीन गो है, कौगो है, तीन गो है। एक को बोलते हैं जो सबसे बड़ा का बेटवा है, इसका नाम है समतल। बिल्कुल यह हमेशा एक समान ही रहता है, समतल, जिसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। एक को बोलते हैं विद्यार्थी गोलीय दर्पण, और एक होता है परवलयिक, एक होता है परवलयिक दर्पण। अब है कि सर समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण है वही समतल दर्पण है जो यह जो है आपके घर में लगा हुआ है, जिसमें आप शकल देखते हैं, वह समतल दर्पण है। जिसमें आप शकल देखते हैं ना, वो समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण वाहन में लगा होता है, वाहन में मिल जाएगा आपको, सैलून में मिल जाएगा, डॉक्टर के पास मिल जाएगा, रोड लाइट में मिल जाएगा, टावर लाइट में मिल जाएगा। ये गोलीय दर्पण आपके टॉर्च में मिल जाएगा, आपके गाड़ी का जो हेडलाइट है वहां पर मिल जाएगा। परवलयिक यह इधर, इसके बारे में आपको विद्यार्थी आगे जब हाई क्लास में बढ़ेंगे ना, परवलयिक बस बता देते हैं कि यह ऐसा होता है, यह होता है ऐसा, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका परवलयिक है। लेकिन हमें पढ़ना है कौगो, दो गो, समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अब कोई पूछेगा समतल दर्पण किसे कहते हैं भाई, चलिए बताते हैं आगे। और ये गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो सुनिए लीजिए भाई, काहे के लिए कहिएगा, कहीं देखिए। तो जिस दर्पण का, हालांकि हम आगे लिखाएंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल,
नाम से मिला हुआ मर्द है। समतल बराबर, जिस जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, बराबर हो, उसे हम समतल दर्पण बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी? तो हम समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो तो समतल दर्पण। लेकिन अगर है सर गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण को पूछा किसे कहते हैं, तो कहिएगा गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का भाग होता है ना, उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। और याद रखना विद्यार्थी, समतल दर्पण का प्रकार आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कौन? गोलीय दर्पण का प्रकार। तो यह विद्यार्थी गोलीय दर्पण जो होता है यह होता है कौ प्रकार का? तो 2 प्रकार का, जिसमें एक को बोलते हैं हम उत्तल दर्पण और एक को बोलते हैं हम अवतल। बोले थे ना कि सर ये क्या है? ये दर्पण का क्या है? पोता है। कौन? अवतल और उत्तल। अब सबके बारे में एकदम एक एक करे क्या करते चलते हैं, हम पढ़ते चलेंगे ताकि आपको भी क्या हो, समझ में आवे। ठीक है ना विहागर? आगे बढ़ते हैं। चलिए, समतल दर्पण से क्या करते हैं विद्यार्थी? हम शुरू करते हैं। तो कोई पूछेगा समतल दर्पण किसे किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा? हो कहेंगे ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। क्या हो? समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं ना, यह सर किसका उदाहरण हो गया? यह समतल दर्पण का। यही आपका विद्यार्थी कौन दर्पण? तो समतल दर्पण। समझ में आया? अब सर इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? तो इसका उपयोग कहें तो हम अपने सकल सूरत चेहरा देखने में करते हैं। कहाँ? चेहरा देखने में सबसे अधिक इसका प्रयोग कहाँ होता है? चेहरा देखने में करते हैं। अब है सर इसकी कुछ और बता दी इसके बारे में। क्या बताया था? यह सर यह प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? तो यह समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। यह समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है कौन? समतल दर्पण। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और भी क्या होंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्या करेंगे बताएंगे। अब समतल दर्पण के बाद है कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण बता दिए थे। गोलीय दर्पण किसे कहते? तो क्या कहेंगे हम? गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का, गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का भाग होता है विद्यार्थी, उसे हम, समय कितना हो गया? हाँ, गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का क्या होता है? भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है? यह गोलीय दर्पण का कितने प्रकार का होता है विद्यार्थी? यह गोलीय दर्पण होता है ना 2 प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इसकी चर्चा करें। प्रकार, तो प्रकार होगा विद्यार्थी 2। कौन कौन है? तो एक है आपका उत्तल दर्पण एवं दूसरा है अवतल दर्पण।
अगर आपसे कोई पूछता कि तो बताइए कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, चलिए अब इसके बारे में क्या होते हैं पढ़ा देते हैं। चलिए खूब ध्यान से समझना है। उत्तल दर्पण, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उत्तल दर्पण में अब जो आपसे सवाल पूछा जाए, अधिकतर सवाल हम सिर्फ इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। जो थोड़ा बहुत छूटेगा वो ऑब्जेक्टिव में क्या कर लेंगे, हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल में हम कोशिश करेंगे सर उत्तल दर्पण से कौन कौन प्रश्न का हो सकता है, पूछ सकता है कौन, एग्जामिनर, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे सर उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, किसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। तो याद रखेंगे विद्यार्थी, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो, उभरा मतलब देखिए उभरा के भी बता देते हैं, देखिए ठीक है। देखिए आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया है, तो देखिए अगर यह आपका क्या है गोलीय दर्पण है, इसे क्या कर देंगे, काट देंगे, तो बाई दो पार्ट का होगा ही अलग होगा, जिसमें एक पार्ट को हम बोलते हैं उत्तल, एक पार्ट को बोलते हैं अवतल। एक पार्ट को उत्तल और एक पार्ट को क्या बोलते हैं विद्यार्थी, हम तो अवतल बोलते हैं। जिसमें हम पढ़े कहती है उत्तल, क्या बताया, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उससे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए हम इसका आकृति दे दिए, ठीक है ना। तो इसका ई वाला जो भाग है ना, ई वाला भाग, इसी को बोलते हैं विद्यार्थी हम परावर्तक सतह। कौन सतह, परावर्तक सतह। अभी कौन सा दर्पण बन गया विद्यार्थी, तो आपका बन गया ये उत्तल दर्पण। कहेगा सर हमको इसे समझ में नहीं आया, चलिए समझाते हैं। यह क्या है, हमारा हाथ है ना, चलिए हाथ छोड़ दीजिए, चाहे हाथ पे समझिए। हम हाथ को ऐसे किए हैं, ऐसे नागिन की तरह, नाक की तरह, नागिन की तरह का है, नाक की तरह ऐसे कर दिए। देखिए ये वाला खाल वाला भाग है ना, ये खाल भाग है, ये उठा हुआ भाग है। तो ये जो उठा हुआ भाग है ना, इसी को बोलते हैं विद्यार्थी हम उत्तल। जैसे कि आपके घर चम्मच होगा, चम्मच को देख लीजिए, तो चम्मच का जो उभरा भाग होता है, यानी कि चम्मच का जो पीछे वाला भाग होता है ना, वह होता है विद्यार्थी उत्तल। क्या होता है, उत्तल। और ये क्या है, धासा हुआ है, क्या है यह, धासा हुआ है, यानी खाल है, इसको क्या बोलेंगे हम, अवतल। क्या बोलेंगे हम, अवतल। देख रहे हैं ना, इसका परावर्तक जो ऐसा है, यानी कि परावर्तक उभरा रहना चाहिए, इसका परावर्तक तो उभरा हुआ है, तो क्या हो गया, उत्तल हो गया। उत्तल दर्पण समझ में आ गया सर। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, कोई पूछेगा बता देंगे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उससे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। साथ में और क्या क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण को, देखिए। तो उत्तल दर्पण को विद्यार्थी हम इसे हम अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, हम अपसारी दर्पण कहते हैं। किसको, उत्तल को। अब कहिएगा सर उत्तल को हम अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उत्तल को हम अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, वो क्या कारण है कि हम उत्तल को अपसारी दर्पण कहते हैं। कोई पूछेगा कि उत्तल को अपसारी दर्पण हम क्यों कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि यह जो उत्तल दर्पण जो होता है, यह प्रकाश को एक बिंदु पे फोकसित नहीं करता है, यह प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है, इसीलिए इसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, यह क्या है, बोला जाए सर यह उत्तल दर्पण है। अब देखो विद्यार्थी, जब इस इधर से क्या आएगा, प्रकाश जब आएगा तो क्या होगा बताइए विद्यार्थी, जब प्रकाश आएगा तो यह प्रकाश को क्या करता है ना, यह क्या करता है, प्रकाश को फैला देगा, इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, ठीक है ना सर। इधर से जा रहा था सभी, और इसे कहाँ भेज दिया, तो इसे भेज दिया, इधर भेज दिया।
तो क्या हो रहा है सर, प्रकाश को फैला रहा है, इसीलिए हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। कोई पूछेगा उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो कहना होगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश पुंज को या प्रकाश किरण को एक बिंदु पर केंद्रित न करके फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है, इसीलिए हम अपसारी दर्पण कहते हैं। किसको, उत्तल दर्पण को, ठीक है ना, उत्तल दर्पण को, ठीक है। चलिए अब है सर इसमें और भी पूछा जा सकता, तो चलिए इसका उपयोग भी पूछा जा सकता है। उत्तल दर्पण का उपयोग ऑब्जेक्टिव में पूछता है और उत्तल दर्पण का उपयोग सब्जेक्टिव में पूछता है। तो सबसे पहला उपयोग नंबर 1, तो गाड़ी के साइड मिरर, कहाँ, गाड़ी के साइड मिरर पहला। दूसरा होता है विद्यार्थी जो हम स्ट्रीट लाइट देखते हैं ना, यानी कि जो रोड लाइट, कहाँ, रोड लाइट, स्टेडियम में जो बड़ा बड़ा जो का लाइट लगा होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इसी उत्तल दर्पण का होते हैं हम प्रयोग करते हैं। अब है कि हम गाड़ी के साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछता है, इसे पूछता है कि या एक और प्रश्न पूछता है, पश्च दर्पण के रूप में किसकी वरीयता दिया जाता है, पश्च दर्पण के रूप में किसकी वरीयता दिया जाता है और क्यों। तो याद रखना होगा विद्यार्थी कि पश्च दर्पण के रूप में हम उत्तल दर्पण की वरीयता देते हैं। क्यों देते हैं भाई, क्योंकि यह सीधा प्रतिबिंब, सीधा, छोटा और दूर की चीजों का होता है, विस्तृत क्षेत्रों का करता है या छोट करेगा और दिखा देता है, जिसके कारण जो वाहन के चालक होते हैं उन्हें अपने पीछे के सारे दृश्य को देखने में क्या होता है, सहूलियत होता है। इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर विद्यार्थी वहां पे उत्तल दर्पण की जगह अगर हम गलती से भी अवतल दर्पण लगा लिए तो विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं घट सकती है। काहे घट सकती है, तो अवतल दर्पण जो होता है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यह दूर विस्तृत क्षेत्रों को नहीं दिखा पाता है, जिसके कारण वाहन चालक को लगेगा कि गाड़ी हमारे बहुत निकट आ चुकल बा, जिसके कारण वह बचाने की कोशिश करेगा, जिसका परिणाम होगा गाड़ी क्या हो जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। और जब उसमें से निकल करके बच गया, निकल करके देखेगा तो था चलेगा, जा गाड़ी तो दूर दूर तक नहीं, गाड़ी तो बहुत पीछे है, हम काहे पलट गए भाई। तो कारण क्या था, उसका जो दर्पण जो था ना, दर्पण जो लगा हुआ था वह दर्पण उत्तल नहीं था, क्या था, अवतल था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग बता दिए। उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण बोलते हैं, क्यों कहते हैं बता दिए। उत्तल दर्पण जो होता है सर, यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अंतर का भी काम कर जाएगा। अब उत्तल दर्पण के बाद बारी आता है अवतल दर्पण की। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। अब आपसे पूछे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो कहेंगे हम जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो, क्या हो, धसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कह रहा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थी, तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। अब चलिए इसका ही फोटो बताते हैं। देखिए, कहेगा सर चित्र तो ऐसे ही बना रहे हैं, तो ऐसे ही बने के भी करेगा। अब देखिए इसमें किसको कलाई कर दिए, तो उभरा वाला भाग को क्या कर दिए विद्यार्थी, हम कलाई कर दिए। तो इसका परावर्तक सतह कौन हो गया विद्यार्थी, तो इसका परावर्तक सतह हो गया आपका ई। यह क्या हुआ आपका परावर्तक, कौन सतह, परावर्तक। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, उसे हम क्या बोलते हैं,
अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। देखिए जब गोलीय दर्पण के बारे में खूब जब विस्तृत एक बार एक और वीडियो में जब बनाएंगे तो उसमें आपको मुख अक्ष, प्रधान अक्ष, फोकस, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, ये सब एक वीडियो में क्या करेंगे, बनाएंगे, चूंकि यह थोड़ा सा लंबा होगा। अब यह अवतल दर्पण क्या होगा, आप समझ गए कि सर अवतल दर्पण क्या है। तो इस हाथ को कर लीजिए इसे, ये देख रहे हैं ना, ये काला भाग, यही क्या है आपका विद्यार्थी, अवतल दर्पण है। धंसा हुआ है ना, अवतल है, यह उभरा हुआ है तो उत्तल है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, समझ में आ गया। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब है कि अवतल दर्पण का सर हम उपयोग जाने, किसका उपयोग हम कहां कहां करेंगे। चलिए पहला उपयोग आ जाइए, बहुत सारा। उत्तल दर्पण का तो 2-3 गो उपयोग है, अवतल दर्पण का तो बहुत उपयोग है। पहला सप्ताह में 2 बार जाते हुए दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं, आपके पापा जाते होंगे, आपके बड़े भाई जाते होंगे, कभी कभी आप लोग भी जाते होइएगा। आपने कभी वहां पे कुछ देखा है तो कहेगा नहीं सर वहां पे हमने कुछ भी नहीं देखा। अरे भाई तो फिर जा काहे के लिए रहे हैं, तो सर दाढ़ी बनाने के लिए जा रहे हैं। कोई जरूरी थोड़ा है कि हम जिस काम के लिए जाएंगे उसी पे ध्यान फोकस होगा। अरे अगल बगल उसमें थोड़ा सा खोजिए, आप विद्यार्थी हैं, साइंस पढ़ते हैं, आपका काम है खोजना, कुछ कुछ चीज़ों का हुई खोजिए, जानने की इच्छा रखिए। तो सर अब आप ही बता दीजिए, तो हम बता देते। देखिए जो हम सैलून में जाते हैं ना दाढ़ी बनाने के लिए, तो वहां पर जो दर्पण लगा होता है विद्यार्थी, अवतल दर्पण लगा होता है। काहे लगा होता है, क्योंकि वह बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखा देगा। आपको हम एक उदाहरण बताते हैं, आप इस उदाहरण का प्रयोग कीजिएगा। आप कभी अपने पिताजी को बोलिए कि पिताजी आज घर पे सेविंग कर लीजिए, उन्हें घर पे सेविंग करा लीजिए, और सेविंग करा करके जब वो स्नान कर ले तुरंत उन्हें अपने बाइक पे बैठाइए, साइकिल बैठाइए, लेकर के सैलून में जाइए। आज सैलून में जा करके उन्हें दर्पण के सामने खड़ा करा दीजिए, और तब कहिए पिताजी का दाढ़ी बनाए है यार, पूरा दाढ़ी दिख ही रहल बा। तो हम लोग घर देखे तो सर समतल था ना, वो बराबर दिखा दिया, जैसा था वैसा दिखा दिया। लेकिन अवतल का तो काम होता है बड़ा प्रतिबिंब बनाना ना, इसीलिए वो क्या करता है, छोट छोट दाढ़ी को भी कर दिखा देता है। इस यही कारण है कि लोग सेविंग कराने के लिए इसका प्रयोग करता है अवतल दर्पण, ताकि पूरा प्लेन सेविंग हो। तो पहला उपयोग कहाँ, तो हजामती दर्पण, हजामती दर्पण। दूसरा कहाँ सर, सोलर कुकर, कहाँ, सोलर कुकर। तीसरा कहाँ, तो देखिएगा नाक का डॉक्टर, नाक कान गला के कौन डॉक्टर का होते हैं, इसका उपयोग और आइए सर्च लाइट, सर्च लाइट में, और आइए गाड़ी के हेडलाइट में। यह हुआ विद्यार्थी अवतल दर्पण का उपयोग। अब यहां से कुछ है जिस जो आपको क्या करता है, सब्जेक्टिव में क्या होता है डाल देता है। जैसे पहला सब्जेक्टिव प्रश्न कर देगा आपसे कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपको बता दें विद्यार्थी कि जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण क्या कहते हैं विद्यार्थी, हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं अभिसारी दर्पण, क्योंकि यह प्रकाश किरण पुंज को एक बिंदु पे फोकसित कर देता है, इसलिए इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इसी गुण के कारण सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, न कि उत्तल दर्पण का। ठीक है ना। जैसे देखिए इसका हम एक आपके सामने एक डायग्राम बना देते हैं। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, देखिए यह है अवतल दर्पण है। चलिए एक हम यहाँ प्रधान अक्ष दे दिए, ये आपका प्रधान अक्ष हो जाएगा, ये आपका ध्रुव है। हम फेंकते हैं किरण इस पे, जाओ एक किरण भेज दिए, इसको भी भेजे,
इसको भी क्या कर दिए, भेज दिए। और भी आओ रे भाई, देखिए हम कितना किरण इस पे क्या हो रहे हैं, भेज रहे हैं। इतना किरण क्या कर दे, भेज दिए। अभी क्या करेगा विद्यार्थी, ई क्या किया, यह भी है बहुत खतरनाक। ये क्या करता है, इन सारे प्रकाश पुंज को, इन सारे प्रकाश पुंज का करता है विद्यार्थी, एक बिंदु पे क्या कर देता है, या इसे क्या कर देगा, एक बिंदु पे क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। देख रहे हैं ना, सारे के सारे किरण कहां आ गया, इस बिंदु पर। अब बताइए कि इस पे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे अधिक ऊष्मा होगी कि नहीं। इतना सारा किरण है, इन सारा किरण को एक बिंदु पे क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया, तो वास्तव में विद्यार्थी यहाँ पे क्या होगा, बहुत अधिक ऊष्मा का होगा, उत्पन्न होगा। और यहाँ पे किसी को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। यही कारण है, यही गुण है कि इस गुण के कारण हम इसका प्रयोग कहाँ कर देते हैं विद्यार्थी, हम तो सोलर कुकर में करते हैं। कहाँ करते हैं, सोलर कुकर में। ठीक है, अब रह देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्यार्थी प्रतिबिंब पढ़ेंगे। चलिए एक और इसका हम अंतर बता देते हैं, अवतल, ताकि सिर्फ बच जाए आपका कौन, प्रतिबिंब, अवतल उत्तल। तो याद रखना होगा, इसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है। तो इसका परावर्तक सतह क्या होता है विद्यार्थी, तो इसका परावर्तक सतह उभरा होता है। क्या होता है, उभरा होता है। दूसरा, यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, चूंकि एक अंतर रहता है, यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और लिखिए, यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक या आभासी। यह काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है विद्यार्थी, कल के वीडियो में कल हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम गोलीय दर्पण में, जो गोलीय दर्पण के जो मुख्य जो भाग है, जैसे कि वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, प्रधान अक्ष है, ध्रुव है, फोकस दूरी है, फोकस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। फिर हम उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे, यही चीज हम उत्तल दर्पण में भी हम प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। फिर से प्रतिबिंब का प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे आवर्धन पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या यानी कि F बराबर जो फोकस दूर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, इसे सिद्ध करेंगे। उसके बाद हम चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे और इस प्रकार आपका चैप्टर क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे। ठीक है ना विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या हो रहे हैं, खूब मन लगा के क्या हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम, स्वागतम, बहुत बहुत दिल से आभार। और आपको वास्तव में यह अच्छा लगता हो तो आप हमारे टीम के उत्साहवर्धन में मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि यह टीम और भी क्या हो, अपने जोश से क्या हो, इस पर क्या कार्य करें, इसके लिए आप अपने अगल बगल बच्चों तक क्या करें, इसे पहुंचाएं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दें। एक बार फिर विद्यार्थी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।